वरिष्ठं लेखकम् अथ वार्तापत्रादिषु सदैव आलेखनकर्म निरतम् अत्र भवन्तं प्रमोद भार्गव वर्यम् अहं प्रणमामि। वार्तावल्यां च स्वागतं करोमि जी भवतः। प्रणाम। वस्तुतः भवता अनेकानि पुस्तकानि सन्ति लिखितानि, येषां सम्बन्धः भारतीयज्ञानपरम्परया संयुतः अस्ति। तर्हि अहं संस्कृतानुरागी दर्शकेभ्यः तावत् तत्पक्षतः अहं ज्ञातुकामः यत् तेषु तेषु पुस्तकेषु भवता किं भावितम् इति स्वमुखादेव कृपया अत्र पुरस्करोतु। शुरुआत में तो मैं कहानी लेखक रहा हूँ, लेकिन मेरी बाद में जब मैंने अपने संस्कृत साहित्य को पढ़ा, वेदों को, वाल्मीकि रामायण को खास तौर से और महाभारत को, तो इनमें मैंने देखा इसमें तो बहुत विज्ञान है, जिसको आज हम पाश्चात्य विज्ञानों के माध्यम से लाया हुआ बताया जा रहा है, वो तो हमारी इन सब किताबों में अंतर्निहित है। तो मेरी रुचियां थोड़ी बदली, परिवर्तित होना शुरू हुई और फिर मैंने वैज्ञानिक लेख लिखना शुरू किए, जो कई पत्र पत्रिकाओं में छपना शुरू हुए, धर्मयुग से लेके अन्य तमाम पत्रिकाओं में। इसके बाद मैंने कहा नहीं, इसमें और गहराई से जाने की जरूरत है। ये तो वास्तव में जिन विज्ञान के सिद्धांतों को आज हम पाश्चात्य की देन मान रहे हैं, ये तो जस की तस है। फिर मैंने जब उसके बारे में पता किया तो ज्ञात हुआ कि इसके फारसी में और अरबी में कई कई सैकड़ों साल पहले अनुवाद हो चुके हैं, और वो लैटिन में अनुवाद हुए और फिर अंग्रेजी में हुए, और वो एक तरह से ब्रिटेन और अमेरिका को जो हम मानते हैं कि वहां सबसे पहले ये खोजी हुई, तो वास्तव में उन्होंने इन्हीं से लिया। तो मेरी इस सिलसिले में दशावतार, जो मेरा आत्मकथात्मक उपन्यास है, जो जैविक विकास को बताता है। डार्विन को हम मानते हैं कि जैविक विकास उसने पहले दिया, लेकिन हमारा जो दशावतार का सिद्धांत है, जिसमें मूलतः जो 5 आरंभिक अवतार हैं, वो पूरे जैविक विकास के क्रम में है। अभी भविष्य का विज्ञान मेरी एक किताब आई है, जिसमें जो डीप फैक्ट, चैटबॉट, जो भी नई से नई चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो सबका उसमें उल्लेख है। और बाकी जो हमारा खगोलीय विज्ञान, चंद्रयान, गगनयान, इन सब चीजों को जो हम छोड़ रहे हैं और भविष्य में छोड़ने वाले हैं, वो सबकी इसमें जानकारी है। तो मैं निरंतर इस दिशा में लिख रहा हूँ, और आगे भी अब मैं इसी काम को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो नया उपन्यास में लिख रहा हूँ, जिसमें कि प्रलय के पहले, प्रलय की बात की चीजों को तो हम जानते हैं, लेकिन प्रलय के पहले दुनिया क्या थी, भारत क्या था और दुनिया क्या थी, उस समय कौन जो एक तरह से प्रणेता थे, उस समय जनता के जो नेता थे, वो कौन लोग थे, इंद्र, सूर्य आदि जो, और कहाँ ये सब लोग रहते थे, किस क्षेत्र में रहते थे। तो वो सारी जानकारियां इसमें आएंगी। 1 लाख शब्दों से ऊपर का ये उपन्यास होगा, और अगले साल 2025 में इसके प्रकाशन की संभावना है। तो मेरा ये काम इस दिशा में निरंतर चल रहा है। जी शोभनम्। संस्कृतज्ञानेन सर्वथा भवान् अन्वितः, अथ वस्तुतः भविष्यकाविज्ञान इति तावत् प्रसिद्धं पुस्तकं वर्तते भावत्कम्। अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृतगतं यत् विज्ञानमस्ति तस्य समालोचनदृशा भवान् अत्र किं विचारयितुं शक्नोति, नाम समालोचकरूपेण? देखिए, जो भविष्य का जो विज्ञान है, मेरी पुस्तक, उसमें मैंने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जो वर्तमान जो तकनीक के माध्यम से जो आविष्कार हो रहे हैं, वो उसमें कैसे थे। अब इसका एक उदाहरण देके मैं इसको सत्यापित करूंगा आपको, कि आप सब जानते हैं महाभारत में जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो जाता है और उसके भी कई साल गुजर जाते हैं, तब कुंती और गांधारी की इच्छा होती है कि किसी तरह से अपने मृतक पुत्रों से मिला जाए। तो वो वेद व्यास से आग्रह करती हैं कि आप हमें अपने मृतक पुत्रों से मिलवाइए। तो वेद व्यास कहते हैं कि मैं मिलवा तो दूंगा, वो बहुत संक्षिप्त समय के लिए आएंगे और आपसे बातचीत करके वो निकल जाएंगे। तो आज हम डीप फेक की बात कर रहे हैं विज्ञान में, ठीक है ना, आपने भी सुना होगा, सभी जान रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहा है। तो डीप फेक के माध्यम से चैटबॉट की बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात, इन तीनों का समन्वित रूप है चैटबॉट। अब चैटबॉट में हम अंततः मृतकों से बात करा रहे हैं, उनकी जो संवाद हैं उनको दिखा रहे हैं। तो जब वेद व्यास अपने कुंती को, गांधारी को और अन्य जो जीवित लोग थे उस समय, उनको ले जाते हैं गंगा नदी के किनारे, और वहां वो एक प्रणाली, अब देखिए महाभारत आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी चमत्कार की बात नहीं होती है,
वेद व्यास करते हैं कि एक हमारे ऋषियों की जो प्रणाली है, युक्तियां हैं, उनके माध्यम से मैं आपकी बात कराऊंगा या आपको उनको दिखाऊंगा। तो वेद व्यास आह्वान आवाहन करते हैं महाभारत में। इसका 22वें अध्याय में है 32वां श्लोक और 20वां श्लोक। तदुत्सवम महोद्रगम हिरष्ट नारी नरः कुलम आश्चर्यभूतम दद्रस्य चित्रम पटगतम यथा। इसका एक और इसी का श्लोक है आगे का। विधिम परमस्याम ब्रह्म ऋषि विहितम शुभम सहन सृष्ट मनसः सर्वे देवलोक इवह मरह। सभी श्रेष्ठ पुरुष एक गंगा नदी में से एक तरह से उन्होंने, चूंकि जो चलचित्र जो लगाया हुआ था वो उसके किनारे लगा हुआ था, तो वो ऐसा लगता कि गंगा नदी में से जैसे निकल के आ रहे हैं, और उस झिलमिलाते पर्दे पर, मतलब कपड़े के पर्दे पर, वो इसमें आगे कपड़े के पर्दे पर वो एक एक करके सब प्रकट होते हैं और फिर चलते जाते हैं। तो वो ये चैटबॉट में भी जो चीजें दिखाई जाएंगी भविष्य में, जो आम फैम हो जाएंगी, तो वो वही चीजें दिखाई जाएंगी जो व्यक्ति की, जिनको कि अपन ने कहीं किसी डाटा में उनको फीड कर रखा है। तो कोई प्रणाली उस समय ऐसी रही होगी कि उसमें वो चीजें उनके, जैसे कि उस समय हम दूरदर्शन की बात करते हैं, संजय पूरा जो दृश्य दिखाते हैं धृतराष्ट्र को युद्ध का, तो एक तरह से उस समय दूरदर्शन जैसी कोई प्रणाली थी, उन्हीं का डाटा उसमें इस पूरे युद्ध का जो संग्रह रहा होगा, तो उसी को शायद वेद व्यास जी ने दिखाया हो। क्योंकि जब युद्ध समाप्त हो जाता है और धृतराष्ट्र बाद में कहते हैं, तो संजय कहते हैं कि इसकी अवधि समाप्त हो गई, और वेद व्यास जब उस संजय को ये युक्ति देते हैं, तकनीक देते हैं, तो वो कहते हैं एक निश्चित अवधि के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ये अवधि समाप्त हो जाएगी। हम मोबाइल में डाटा भरवाते हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए रहता है, वो राशि के हिसाब से रहता है। तो वही सब महाभारत में था वो। और हम भगवान रजनीश को पढ़ें, आचार्य रजनीश को, तो उन्होंने, उनका अध्ययन तो बहुत विस्तृत था और वो उनकी चीजें उनकी स्मृति में भी ज्यादा रहती थी। तो वो कहते हैं कि जो आज प्रलय जैसी स्थितियां एक बार नहीं हुई हैं, कई बार हुई हैं, और जो विज्ञान का चरम विकास हुआ है वो एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। और जब चरम विकास चरम पर पहुंच जाता है तब उसका एक दिन अंततः अंत होता है। और हम सब आज महसूस कर रहे हैं कि जो समय है और जिस तरह से युद्ध की सामग्रियां बन गई हैं, यदि उनका इस्तेमाल होता है तो दुनिया कहीं नहीं रह जाएगी, और जो संचार प्रणाली से जो हम चीजें आज प्रयोग में ला रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। और इसको जब 1-2-3 पीढ़ी निकलने के बाद लोग कहेंगे कि हमारे समय में ऐसा था, तो लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे कि मोबाइल था जिससे दुनिया में बात कर सकते हैं। अवतरण, जैसे हम और बात कर रहे हैं, तो एक तरह से अवतरण की स्थिति है। और विष्णु जहां भी कहीं जाते हैं तो अवतरित होते हैं, तो हो सकता है इस तरह की चीजें उस समय रही हो। तो हमारे संस्कृत ग्रंथों में ये चीजें बड़ी मजबूती से, फिर ये सूत्र हैं, चाहे वो रामायण के सूत्र हो, चाहे महाभारत के हो, और चाहे वेदों के हो, सूत्र हैं। अब उसमें से सूत्र पकड़ के आप उसको शोध करिए उस पर कि ऐसा संभव है क्या। आज तमाम वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। जैसे अब अहिल्या का प्रसंग आता है रामचरितमानस में। आप सब जानते हैं कि अहिल्या को जब गौतम ऋषि इंद्र के साथ देखते हैं तो क्रोध में आकर उनको श्राप दे देते हैं कि, लेकिन अब श्राप भी इसमें दो तरह का है। रामचरितमानस में तो उनको शिला बना देते हैं तुलसीदास जी, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से लिखी हुई है। तो उसमें कहते हैं गौतम ऋषि कि हवा पीकर जिंदा रहो तुम। अहिल्या जो है एकांत में रहती हैं, आश्रम में रहती हैं, और हवा पीकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके पुत्र और पुत्रियां उनकी सेवा में भी रहते हैं, जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब हम देख रहे हैं वर्तमान में कि हवा, वायु से भोज्य पदार्थों का संग्रह किया जा रहा है। ऐसा भारत में भी हो रहा है, और हमारे यहाँ बेंगलोर में एक स्टिंग बायो संस्था है, तो वो भी इस तरह से भोजन बनाने का काम कर रही है। और अभी जो उसने भोजन बनाया है वो प्राणियों के लिए, मतलब मवेशियों के लिए बनाने में उसने सफलता हासिल कर ली है। और उसमें असल में स्वाद नहीं है, इसलिए उनका कहना है कि इसमें और सुधार करके इसको ऐसा किया जाएगा कि मनुष्य भी इसको ग्रहण कर सके। तो ये प्रयोग निरंतर हमारे यहाँ चल रहे हैं।
और इन ये सब वैज्ञानिक प्रयोग हैं। अब हम शिला वाली बात को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि वाल्मीकि जो कह रहे हैं हवा पीकर जिंदा रहो, तो उस बात को कम महत्व देते हैं। अब जब वैज्ञानिकों को ये अंश पकड़ने की जरूरत है कि वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत माध्यम नहीं है, हिंदी माध्यम नहीं है। एक जब हम देश आजाद हुआ तो उसके तत्काल बाद अंग्रेजी माध्यम चला, और अंग्रेजी पुस्तकों को, अंग्रेजी साहित्य को, अंग्रेजी विज्ञान को हमने महत्व दिया, तो उससे वो चीजें हम भूलते चले गए, हमारे स्मरण में नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद कई वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने महाभारत से, रामायण से सूत्र लेके अपने काम को आगे बढ़ाया है। अस्तु महोदय, अत्र भवता बहुकिमपि विचारितं, यत् श्रावं श्रावं मन्ये अस्मदीयाः दर्शकाः अपि लाभान्विताः भवेयुः। तावत् अत्र भवते अहं धन्यवादं ज्ञापयामि, यतोहि भवता अस्मदर्थं वार्तावल्यर्थं समयः कल्पितः इति। नमो नमः, धन्यवादाः। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।